जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है, यानी एक प्रकार का सम्मान दिया है? आंसर हो जाएगा लिस्बन शहर ने। लिस्बन शहर कहाँ है? ये है पुर्तगाल में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है, यानी एक प्रकार से उन्हें सम्मान दिया गया है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी को लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर भी प्रदान की गई है, तो यह भी एक प्रकार का सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया देश की यात्रा पर हैं। तो सबसे पहले वो पुर्तगाल गई थी, तो उनकी इसी यात्रा के दौरान उन्हें ये सम्मान प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों 27 वर्षों के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया हुआ है। इससे पहले आर नारायणन जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, तो वो 1998 में पुर्तगाल के दौरे पर गए थे। तो 1998 के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल की यात्रा पर गई हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1998 के बाद पुर्तगाल की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। दोस्तों उनकी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है उसको मजबूत किया जाए। तो पुर्तगाल और भारत के राजनयिक संबंधों के इस साल 50 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर के एक डाक टिकट भी अभी हाल ही में जारी की गई है। पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो यह एक यूरोपीय देश है जो इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। यह अटलांटिक तट पर स्थित है। तो ये है दोस्तों अटलांटिक ओशन और यहाँ पर स्थित है पुर्तगाल। यह यूरोपीय यूनियन और नाटो का भी मेंबर है। इसकी राजधानी है लिस्बन। यूरो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं मार्सेले रेबोलो डी सूसा और प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो। दोस्तों आपको याद रखना है कि मई 1498 में केरल के कालीकट में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा आया था। आपको ये भी याद रखना है कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी कि पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपियन थे। पुर्तगालियों ने 1502 ईस्वी में केरल के कोलम में अपना पहला व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया था। दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का लास्ट में जो शासन बचा हुआ था वो गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली में बचा हुआ था। तो भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से इन क्षेत्रों को आज़ाद कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और इस ऑपरेशन विजय के द्वारा ही गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं 8 अप्रैल 2025 को। तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी, और इसके अलावा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा का शुभारंभ किया गया। तो ये दोनों स्कीम्स 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना और मुद्रा का उद्देश्य है देश में छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करना, यानी कि जो छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। बात करते हैं दोस्तों मुद्रा की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की सहायक कंपनी है। यह आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है और यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निगरानी कौन करता है? मुद्रा करता है। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 अभी हाल ही में शुरू की है। केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया है।
18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की पायलट परियोजना अभी हाल में शुरू की है। 22 जनवरी 2025 को सुकन्या समृद्धि योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। ओडिशा में आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू हो गई है और अभी दिल्ली में भी हो गई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना शुरू की गई है। और दिसंबर 2024 में हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा LIC की बीमा सखी योजना भी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी हाल ही में न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। तो ये जो समझौता हुआ है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश सिंह मान जी के उपस्थिति में हुआ है। ठीक है, जब ये दोनों उपस्थित थे तब ये समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानून, न्याय क्षेत्र में जानकारी साझा करना, इसके अलावा न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर ले। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम शुरू किया था और यह नई दिल्ली में स्थित है। और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो स्वीकृत संख्या है वो है 34। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी। आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU असेंबली को किसने संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किए गए 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU असेंबली को अभी हाल ही में संबोधित किया है। यानी कि भारत की तरफ से उनके द्वारा ये संबोधन दिया गया है, जिसकी थीम थी सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई। आपको याद रखना होगा कि 2025 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास है, यानी उज्बेकिस्तान इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है? तो इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं फ्रेडरिक पैसी, विलियम रेंडल क्रेमर। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर हैं 181 और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है तुलिया एक्सन। दोस्तों, जो IPU है यह वैश्विक स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। 2024 में जमैका देश इसमें शामिल हुआ था और यह IPU का 181वां मेंबर बना था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IPU में 2024 में कौन सा देश शामिल हुआ था? जमैका शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में किया गया है। तो इसी प्रतियोगिता में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो यह रुद्राक्ष पाटिल का ISSF वर्ल्ड कप में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात हुई है ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो जो निशानेबाजी से संबंधित स्पर्धाएं हैं उनकी गवर्निंग बॉडी कौन है? ISSF। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1907 को हुई थी। इसका मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी। 2024 में ISSF वर्ल्ड कप का फाइनल भारत में हुआ था। 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। ठीक है,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। ठीक है, तो 8 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यह इसका 7वां संस्करण है और आपको याद रखना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है तकनीक और परंपरा के तालमेल से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर साल। तो इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, जो 2025 का पोषण पखवाड़ा है ये बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है। तो बच्चों के जीवन के जो पहले 1000 दिन होते हैं, यानी लगभग जो 3 साल होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कुपोषण को दूर करना। दोस्तों, अप्रैल माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो चलिए इनका रिवीजन कर लेते हैं, तो आप सभी नोट भी कर लें इनको। 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस भी मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह ब्रासीलिया में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, हाल ही में ब्राज़ील के ब्रासीलिया शहर में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो इसमें ब्रिक्स देशों के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। इस बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया है। तो दोस्तों, ये जो बैठक आयोजित की गई थी इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान के प्रतिनिधि शामिल थे। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर इसमें सहमति बनी है। बात करते हैं ब्रिक्स की। तो दोस्तों, ब्रिक्स को पहले ब्रिक बोला जाता था। तो ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी अनौपचारिक रूप से, यानी कि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन ये माना जाता है कि इसकी जो अनौपचारिक स्थापना है वो 2006 में हुई थी और इसकी जो पहली बैठक है वो 2009 में हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिक बना था या ब्रिक्स बना था, इसकी स्थापना 2009 से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से इसकी बैठकें शुरू हो गई थी। फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में। और इसमें 10 मेंबर हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। दोस्तों, 2024 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था यह रूस के कजान शहर में हुआ था और अब 2025 में ब्रिक्स देशों की जो बैठक है या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये ब्राज़ील देश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के हस्तशिल्प कन्नडिप्पिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, जो कन्नडिप्पिया हस्तशिल्प है यह केरल राज्य से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यह केरल के आदिवासी समुदायों के द्वारा निर्मित एक पारंपरिक बांस की चटाई है। ठीक है, तो इस प्रकार की चटाई बनाई जाती है इस हस्तशिल्प में। तो इसी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे दर्पण चटाई या मिरर मैट भी बोला जाता है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? केरल के इडुक्की में। यह चटाई मुख्यतः 5 जातीय समूहों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें ओराली, मन्नान, मुथुवा
मलायन और कादर जनजाति होती हैं। तो ये सभी जनजातियां इस चटाई को बनाती हैं। बात करते हैं केरल की, तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। नेशनल पार्क हैं अनामुडी, 16 नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और यहाँ के लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। दोस्तों T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन बन गए हैं विराट कोहली, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह विश्व के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो अगर हम बात करें टॉप भारतीय T20 रन स्कोरर, यानी T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय कौन हैं, तो उसमें पहले स्थान पर है विराट कोहली जिन्होंने 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा जिन्होंने 11,000 से अधिक रन बनाए हैं। ठीक है, और अगर हम T20 क्रिकेट में 13,000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें पूरे विश्व की, तो उसमें पहले स्थान पर है क्रिस गेल जिन्होंने 14,000 से अधिक रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर है एलेक्स हेल्स जिन्होंने 13,610। फिर हैं शोएब मलिक जिन्होंने 13,557, ये पाकिस्तान के हैं, और कीरॉन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, इन्होंने 13,537 रन बनाए हैं। और फिर 5वें स्थान पर हैं विराट कोहली जिन्होंने अभी हाल ही में 13,000 रन पूरे किए हैं T20 क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा की घोषणा की है, यानी रिजर्वेशन की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की जो नौकरी है उसमें अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। तो हरियाणा ऐसा प्रावधान करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। तो अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल बनाया जाएगा हरियाणा की सरकार के द्वारा, जिससे वहाँ पर सारी जानकारी मिल सकेगी और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सभी वहाँ पर हो सकेंगे। अग्निवीर योजना की बात करें तो इसे अग्निपथ योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह सितंबर 2022 से लागू हुई थी। यह योजना भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए एक भर्ती योजना है, और इसकी जो सेवा अवधि है उसमें जो अग्निवीर होते हैं वो 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं। क्वेश्चन है, माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य में माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो माधवपुर मेला है यह गुजरात राज्य में लगता है और ये पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यह जो मेला आयोजित किया जाता है यह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पौराणिक विवाह की याद में किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए भारत के कुछ प्रमुख मेले डिस्कस करते हैं। गंगा सागर मेला ये लगता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप पर। मेदाराम जात्रा और समक्का सरलम्मा जतारा ये लगता है तेलंगाना राज्य में। नौचंडी मेला मेरठ यूपी में। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में लगता है। वनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में। माधवपुर मेला अभी हमने डिस्कस कर लिया है तो ये गुजरात में लगता है। और त्रिशूर पूर्णम वड़क्कन नाथ मंदिर त्रिशूर केरल में लगता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स को लगातार चौथी बार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो दोस्तों जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है और मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट ये सभी मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाकर के आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो 300 रुपये की छूट मिल जाएगी अभी। तो आप इसमें कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको इसमें 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने के करेंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी।
दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप 2025 की सभी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको 199 रुपये का ये पैकेज मिल जाएगा जिसमें जनवरी 25 से दिसंबर 25 तक की सारी मंथली करंट अफेयर्स की बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सुदर्शन पटनायक। नोलेन गुरेर संदेश और वारुईपुर अमरूद किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 6। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? मिताथल और टीघराना। एआई मॉडल लावा 4 किसने लॉन्च किया है? मेटा कंपनी ने। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल। अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बांग्लादेश। एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोहिनी राजोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 देशों की यात्रा पर गई हैं? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं डिस्कस करेंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है। और आपको याद रखना है कि पुनात सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना ये भूटान में स्थित है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो सीबी आनंद बोस हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सीबी आनंद बोस बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है पीएम मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।